Students, I hope that you all are well and utilizing your precious time. In last video, we have discussed about the meaning of stability and the consequences which may took place by change. हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था कि चेंज की तो बहुत बात करते हैं कि हम लोग डेली जो चला रहा है उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं एंड वी नीड समथिंग चेंज। लेकिन ये चेंज कितना आपके लिए अनवांटेड हो सकता है। एग्जाम्पल हमने आपकी फैमिली का ही लिया था, बोर हो गए हैं इस रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से, तो क्यों ना चेंज हो जाए। इमेजिन करो कि आप घर पे गए आज, न्यू मदर, न्यू फादर, न्यू सिबलिंग्स, हाउ विल यू फील? कल वापस जाओगे, कल वापस न्यू मदर फादर न्यू सिबलिंग, स्कूल आए, न्यू टीचर, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू क्लासमेट्स, कैसा लगेगा? तो स्टूडेंट्स, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि चेंज अच्छा है और सोशल ऑर्डर कई बार बोरनेस क्रिएट करता है, लेकिन दोनों की ही अपनी इम्पॉर्टेंस है। चेंज अच्छा है, लेकिन रेगुलर चेंजेस जो होंगे वो हमारी सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और ये इनस्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी को बैकवर्ड ले जाती है। इसलिए इस बैकवर्डनेस से बचने के लिए चेंज को कहीं ना कहीं हमको कंटेन करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और कई बार ये चेंज अनवांटेड हो जाता है। इसलिए रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है स्टेबिलिटी की। The meaning of stability is to maintain our social order. Social order आप लोग पढ़ चुके हैं, हमारी सोसाइटी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बनी रहें फॉर द लॉन्ग टाइम, ये कहलाएगी स्टेबिलिटी। तो सोशल ऑर्डर बना रहे, जो जैसा है वैसा का वैसे ही रहे, सदियों तक नहीं तो कम से कम 4 से 5 साल तक तो स्टेबल रहे, तब जाके तो सोसाइटी डेवलप कर सकती है। अदरवाइज सोसाइटी बैकवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड उसका डेवलपमेंट होगा। अब स्टेबिलिटी के कुछ सोर्सेस देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी। मैंने आपको अभी कहा कि सोशल ऑर्डर बने रहना चाहिए। अब सोशल ऑर्डर कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, उसके बारे में देखें। अगर हम लोग सोशल ऑर्डर क्या है ब्रीफली अभी बता रही हूँ, बाद में सोशल ऑर्डर के कंटेक्स्ट में ही हम लोग स्टेबिलिटी और चेंज दोनों को डिस्कस करेंगे। सोशल ऑर्डर का मतलब ये है सिस्टम, व्यवस्था बनी रहे, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से कैसे बात करते थे, क्या उनकी हैबिट्स थी, आपको भी सेम हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब तो जाके स्टेबिलिटी आएगी कि हाँ जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे, वैसे आपके बच्चे भी और वैसे ही उनके भी बच्चों के बच्चे। तो जब जनरेशन टू जनरेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम बिहेवियर फॉलो होगा, तब आएगी स्टेबिलिटी, है ना। हाइपोथेटिकली अगर अपन देखें, पर्सन ए, ये पर्सन ए के जो चिल्ड्रन हैं वो भी उनके नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, बिहेवियर को फॉलो करते हैं। बी के बच्चे सी के बच्चे डी, ये सब एक दूसरे के बिहेवियर को, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी मतलब सिस्टम, व्यवस्था आएगी। लेकिन अगर ए के बच्चे भी उसकी बात नहीं मानते, कंप्लीटली अपोजिट बिहेव करते हैं, बी के जो बच्चे थे उन्होंने सी की बात नहीं मानी और सी के बच्चों ने डी की बात नहीं मानी, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहने वाली है। कहना ब्रीफली मैं ये चाह रही हूँ कि सेम बिहेवियर जो है वो स्टेबिलिटी को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आप सब ने सुना होगा, कई बार फील भी किया होगा कि जब आप अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को फॉलो करते हैं, आप भी उनके ही अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो सोसाइटी में आपको कई बार एप्रिसिएशन मिलता है कि बच्चा बिल्कुल अपने फादर पे गया, बहुत अच्छा है। लेकिन
अगर आप अपने पेरेंट्स के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज़ करती है। सोसाइटी क्यों क्रिटिसाइज़ करती है? बिकॉज यू आर द रीज़न, योर बिहेवियर इज़ द रीज़न, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आएगा, सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सेमनेस ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट टू मेक आवर सोसाइटी स्टेबल इज़ योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? आपका बिहेवियर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सोशलाइजेशन हो। सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो आपके नेक्स्ट बुक में है। ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, एक चेन आप में एक देख लो यहाँ पे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए आपको स्टेबिलिटी के लिए आपको सेमनेस चाहिए। सेमनेस किससे आएगी? सेमनेस आएगी सोशलाइजेशन से। अब सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। जब आप अपने बड़ों से, बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखते हैं तो वो चीज़ कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है सोशलाइजेशन। स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए सेमनेस चाहिए। अब सेमनेस चाहिए तो इसके लिए आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा, बच्चे पेरेंट्स को सिखाते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं जय जय करो। इसके अलावा अगर कोई घर पे आया है और बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को कुछ मालूम नहीं है कैसे बिहेव करना है, तो वो अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है, या फिर कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखाते हैं जय जय करो, दीदी बोलो, भैया बोलो। अगर बच्चा कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स उसको सुधारते हैं कि ऐसे नहीं करते हैं, अपन ऐसे नहीं करते हैं, अपने पापा ऐसे नहीं करते हैं, या फिर हम लोगों में ऐसा ट्रेंड में नहीं है। तो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एक बिहेवियर पास ऑन होता है, और यही बिहेवियर सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसमें बच्चा अपने फादर की या मदर की, अपनी फैमिली की एक कॉपी बन जाता है, और इससे ही आती है उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है, आपके माइंड में भी क्वेश्चन उठता होगा कि हम तो हमारे पेरेंट्स जैसे नहीं हैं। हम हमारे पेरेंट्स अगर कई बार कुछ कहते हैं तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं, या फिर कई बार रिवॉल्ट भी करते, मना कर देते कि नहीं, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट होते हैं कुछ क्लैशेस। स्टेबिलिटी लानी है, स्टेबिलिटी के लिए सोशलाइजेशन करना है। अब सोशलाइजेशन जब आप करते हैं, मतलब पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या फिर आप जो कुछ सीख रहे हैं, उसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं बन पाते हैं। कुछ न कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हम रोबोट तो हैं नहीं, जो सिखाया वो का वो बोल दिया। कुछ बातों को लेकर रेजिस्ट भी करते हैं, और इस वजह से कई बार पेरेंट्स ये स्टेबिलिटी लाने के लिए, जब आप प्यार से नहीं सीख रहे हैं थ्रू सोशलाइजेशन, तो स्टेबिलिटी लाने का दूसरा जो वे है दैट इज़ फोर्स। बच्चा जब कुछ नहीं सीख रहा है, प्यार से बच्चे को कहा कि आपको ये ऐसे बिहेव करना है, लेकिन वो उस फॉर्म में बिहेव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में पेरेंट्स या फिर हमारी सोसाइटी यूज़ करती है फोर्स, और इस फोर्स के थ्रू भी हम स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल आप लोग लेंगे, आपकी फैमिली में अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, गाली नहीं दी जाती है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि गाली नहीं देना, अब्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं करना, इस चीज़ में, इस नॉर्म में स्टेबिलिटी आए, हमारा परिवार सदियों के लिए बिना गाली दिए रहे।
तो स्टेबिलिटी आए। अब इस स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेंगे? सोशलाइजेशन, प्यार से समझाएंगे। बच्चा कुछ करता है तो नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन आप फिर भी अगर नहीं माने, कोई बच्चा अगर फिर भी नहीं माना, देन पेरेंट्स विल यूज़ फोर्स ऑन हिम और हर। अगर वो फोर्स भी यूज़ नहीं करते हैं तो फैमिली के जो बिहेवियर हैं, रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी और उनमें आएगा चेंज। और ये चेंज अनवांटेड होता है बाय आवर सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स, फोर्स की जहाँ हम लोगों ने बात की तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, 2 टाइप्स की होती है फोर्स। जब फोर्स यूज़ करते हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आप में, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल आपके और आपकी फैमिली का ले रहे हैं। तो कई बार जब फैमिली आप पर फोर्स यूज़ करती है तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगा? वो तो अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करने वाला नेगेटिव एग्जाम्पल था, लेकिन अगर अपन यूज़ करें कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को लेकर भी कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उल्टा भी ले सकते हो, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, जो भी एग्जाम्पल आप लेना चाहें। सो पेरेंट्स कह रहा है बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, बच्चा बिल्कुल मना कर रहा है, मैं नहीं पढ़ूँगा। सोशलाइजेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की कि पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। ठीक है, तो इस तरह की बातों के थ्रू आपका सोशलाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन हम भी ढीठ हैं, नहीं मानेंगे। फिर पेरेंट्स ने फ़ोर्स यूज़ करना स्टार्ट किया थोड़ी बहुत। जैसे ही पेरेंट्स ने फ़ोर्स यूज़ करना स्टार्ट किया तो 2 चीज़ें आईं। 2 टाइप के फिनोमेना आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। फर्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंट और बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। पेरेंट कहेगा पढ़, बच्चा कहेगा मैं नहीं पढ़ूँगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। दूसरा है वॉलंटियर। ठीक है, कि कई बार फोर्स यूज़ की जाती है और उस फोर्स के थ्रू ही वॉलंटियरली, हम फोर्स के डर से कई बार वॉलंटियरली काम करने लगते हैं। पेरेंट्स ने आपको फोर्स यूज़ करते हुए पनिशमेंट की आपको वार्निंग दे दी कि आज शाम तक अगर होमवर्क नहीं किया तो रात को आके आपको पापा पनिश करेंगे, और उस पनिशमेंट के डर से आप लोग वॉलंटियरली काम करने बैठते हैं और आप विद इन टाइम अपना काम फिनिश कर लेते हैं। तो ये तो सेकंड वाला हो गया आपका वॉलंटियर। एंड फर्स्ट वाज कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग और भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑल्सो, सो यू आर द पिलर्स और मेकर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना कि कैसे आप हमारी कंट्री की सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। आप खुद भी इस बारे में जानें, कुछ अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर बात करें, उनसे पूछें कि आपकी फैमिली के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बिहेवियर कैसे थे, आज आपका बिहेवियर कैसा है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आप ये चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, तब आप जान पाएंगे कि पहले क्या हुआ करता था, आज क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात कि क्या इस डिफरेंस की वजह से कोई क्लैश क्रिएट हुआ या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में बैठें और उनसे जानने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, जितना नॉलेज आपको बुक्स में नहीं मिलेगा उतना उससे ज़्यादा नॉलेज सोसाइटी का, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंस एंड वेरी स्पेसिफिकली वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। तो क्योंकि हम सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सोसाइटी के बारे में जानें और किताबों से ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में बैठें, दादी नानी की कहानियाँ बैठ के सुनें, और मालूम पड़ेगा कि आपको सोसाइटी के कैसे नॉर्म्स हैं और सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती है इस चेंज को। खैर,
ब्रीफली पॉइंट टू पॉइंट मैं बहुत ब्रीफली बताती जा रही हूँ आपको कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। सबसे पहला, जो भी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो करें। सोसाइटी के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं नॉर्म्स हैं उन सबको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाएगी, हमारा क्या लेना देना। डोंट थिंक लाइक दैट। ये स्टेबिलिटी इवेंचुअली आपको भी अफेक्ट करती है, इसलिए जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से माने, अगर वो पॉजिटिव है तो, ठीक है। और वहाँ पे आप किसी भी तरह का रेजिस्ट नहीं करें, ये आपके खुद के लिए हार्मफुल रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज डूइंग सेम एक्टिविटीज़ विच क्रिएट सम आउटपुट। आप सेम एक्टिविटीज़ करें जो आपके पेरेंट्स करते हैं, करते आ रहे हैं, वैसा का वैसा ही आपको सेम बिहेवियर करना है जो कि सेम आउटपुट क्रिएट करे। सेकेंड लाइन को समझने के लिए, सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक ट्राइब का। कई बार मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ उस ट्राइब का शायद, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि कैसे कुछ हैबिट्स हमारी अनवांटेड होती हैं और वो हमारा इंटेंशन नहीं भी हो लेकिन वो कुछ और ही आउटपुट क्रिएट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका मतलब कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ट्राइब है, ट्राइब का नाम मसाई है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, MASAI, मसाई। तो ये मसाई ट्राइब जो है वहाँ पर ग्रीटिंग का जो वे है, ग्रीट करने का जो तरीका है वो ये है कि एक दूसरे के ऊपर थूक फेंक कर वो ग्रीट करते हैं, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या आता है, आउटकम क्या आता है कि जब मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थी और मैंने सामने वाले के ऊपर थूका और उसने भी मेरे ऊपर थूका, दैट टाइम ये पूरा हमारा जो बिहेवियर था ये कहीं गलत नहीं माना गया। सामने वाला भी खुश हो गया कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और मैं भी वहाँ जाके खुश हुई कि हाँ सामने वाले ने थूका मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे आके इन इंडिया, जहाँ के नॉर्म्स आप जानते हैं, यहाँ पे आके अगर मैं ऐसा बिहेव करती हूँ जैसा मैंने मसाई ट्राइब के साथ किया था, और यहाँ पे आके अगर सबके सामने मैं सबके ऊपर थूकने लगूँ, क्या आउटपुट निकलेगा? क्लैश क्रिएट होगा, सेम आउटपुट क्रिएट नहीं होगा, और सेम आउटपुट क्रिएट नहीं होगा तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जिससे कि सेम आउटपुट आए, और सेम आउटपुट आए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, इससे आएगा सेम आउटपुट। खैर, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टेड बिहेवियर। आप जब प्रिडिक्टेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं तो उससे भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज़ अगेन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस क्रिएट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। आपसे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आप दिस इज़ अ वे ऑफ आवर सोसाइटी, ऐसे ही बिहेव करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन योर फैमिली, इन योर सोसाइटी। मैं लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मालूम पड़े आप कानून पे आ गए कि नहीं ये तो बिल्कुल लीगल है, हम लॉ की बात नहीं कर रहे, सोशोलॉजी के स्टूडेंट है, सोसाइटी की बात करेंगे। तो दिस इज़ अ वे ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे। आपसे ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि हमारी सोसाइटी की बिहेवियर की बाउंड्री है, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। और सोसाइटी की बाउंड्री में ये भी है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेंगे, ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे। और अगर आप इन बाउंड्रीज से बाहर जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर क्रिएट होते हैं क्लैशेस। सोसाइटी ने मना किया इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोगों को तो करनी है। अब करनी है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? सोसाइटी में क्लैश क्रिएट होते हैं। सोसाइटी कह रही यहाँ की यहीं पर चलो,
और हमको तो बाहर आके चलना है, तो इससे क्लैश क्रिएट होगा और क्लैश क्रिएट होने के बहुत ही सीवियर आउटकम्स भी फेस करने को मिले हैं कई लोगों को। मैं आपके लिए छोटा सा टास्क है, आप कुछ सर्च करेंगे खाप पंचायत पर, खाप पंचायत कहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, कहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अभी बताएंगे। मैं एक पॉज ले रही हूँ। अगेन आई विल स्टार्ट आफ्टर 15 सेकेंड्स। तब तक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। खाप पंचायत स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और उन खाप पंचायत का काम ही क्या है? उन खाप पंचायत का सिर्फ एक काम है। खाप पंचायत का मतलब होता है आपके कास्ट के बड़े बुजुर्ग पंच लोग, ठीक है, जो कि कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आपके अगर कास्ट रिलेटेड कोई इशू है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खाप पंचायत जाएंगे, वहीं पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन होगा। अब खाप पंचायत का बेसिक फीचर और बेसिक फंक्शन ये है कि वो अपनी कास्ट में स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं। अपनी कास्ट को चेंज नहीं करना, कास्ट के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को चेंज नहीं करना, बच्चे कास्ट के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, ये अश्योर करना खाप पंचायत का काम है। अगर कोई भी पर्सन खाप पंचायत के रूल्स, अपनी कास्ट के रूल्स के अगेंस्ट बिहेव करता है तो वो केस कहाँ जाएगा? खाप पंचायत में। और खाप पंचायत फिर कई बार जिस पर्सन ने अपनी कास्ट के रूल्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया है, रेजिस्ट किया है, मना किया है उसको फॉलो करने के लिए, कई बार उसके मर्डर के लिए, असैसिनेशन के लिए भी खाप पंचायत इल्लीगली ऑर्डर देती है। और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद मार देते हैं क्योंकि खाप पंचायत का ऑर्डर होता है। एक वर्ड सुना होगा कई बार न्यूज़ में, ऑनर किलिंग। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को मार देते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चे अपनी कास्ट और अपनी सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं करते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स थे थोड़ा सी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। बाकी मैं 3 पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ। वन बाय वन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि सोसाइटी इनस्टेबल होते ही डाउन टूवर्ड उसमें डेवलपमेंट होना शुरू होगा, चेंज होना शुरू होगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी आएगी सेमनेस ऑफ द बिहेवियर। सेमनेस कैसे आएगी बिहेवियर में? सोशलाइजेशन आपके पेरेंट्स सिखाएंगे, हम लोग टीचर्स सिखाएंगे कि कैसे आप सोसाइटी को मेंटेन करके रखें। नहीं मानोगे तो सेकेंड पॉइंट, फोर्स यूज़ करेंगे। फोर्स यूज़ करने के 2 आउटकम हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सेकेंड, वॉलंटियरली आप फोर्स के डर से काम करना शुरू कर दें। अब ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए आपको कौन कौन से एफर्ट्स करने चाहिए? फर्स्ट इज सेम रूल होने चाहिए, और सेकेंड पॉइंट इज डूइंग सेम एक्टिविटीज़ विच क्रिएट सेम आउटपुट। मैंने पहले कहा था मसाई ट्राइब का एग्जाम्पल देके कि वहाँ जाके मेरे लिए थूक फेंकना ठीक है, लेकिन इंडिया में आके वो थूक फेंकना सेम आउटकम क्रिएट नहीं करेगा, सेम आउटकम जनरेट नहीं करेगा। इसलिए काम वही करें जहाँ से सेम आउटकम जनरेट हो। आप आपके फ्रेंड के साथ हैं, फ्रेंड को हाय बोला, फ्रेंड बड़ा खुश हो गया कि अच्छा हाय हेलो कर रहा है, आउटकम अच्छा है। आपने भी अच्छे से कहा, उसने भी अच्छे से रिप्लाई किया। स्कूल आके प्रिंसिपल मैम को कभी हाय बोल के देखो, आउटकम क्या निकलेगा? कंप्लीटली अपोजिट। और ये क्या माना जाएगा? दिस विल बी कंसीडर एज बैड मैनर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है वो सबके साथ सेम है, लेकिन उसका आउटकम सेम नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि पर्सन टू पर्सन आपका बिहेवियर वेरी करे। फाइनल पॉइंट इज एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टेड बिहेवियर।
जैसा बिहेवियर आपसे प्रिडिक्ट किया जाता है वैसा ही करें। स्कूल आ रहे हैं हैंड्स बैग करके चलें, घर पे हैं तो हैंड्स बैग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और नहीं वहाँ पे आपसे प्रिडिक्ट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हैंड्स बैग करके चलो घर पे भी। तो बिहेवियर आपका जो है वो भी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द completely न्यू हेडिंग विच इज़ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड लॉ। जब मैंने आपको कहा था ना कि हमको फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी आप में, आपके बिहेवियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए, हैंड्स बैग करके चलो, नहीं करते हो तो कई बार आपको पनिशमेंट मिलता है। प्रेयर में टाइम से आया करो, असेंबली में स्कूल टाइम से आया करो, नहीं आते हो, फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो कई बार स्टेबिलिटी लाने के लिए जब कुछ नहीं आप कॉपरेट कर रहे हैं तो फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, और फोर्स के अंडर में ही 3 कंसेप्ट्स आते हैं। अब ये 3 कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ। फर्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस, अनदर इज़ अथॉरिटी एंड फाइनल इज़ लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, और अगर आप इंटरेस्ट के साथ समझें तो मज़ा आने वाला है तीनों के तीनों ही टॉपिक में। इन्फ्लुएंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी क्लासमेट, टीचर या फिर जो भी आपके पास में है, नियर यू है, योर नियर एंड डियर पर्सन, वो जो भी करता है आप कई बार उसके बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं, और उसके इन्फ्लुएंस में आके आप भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। और आपके ऊपर सबसे बड़ी बात है, आपके चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पर होता है आपके पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जब आपके ऊपर रहता है तो आप भी कैसा बिहेव करेंगे, पेरेंट्स जैसा। और जब आप पेरेंट्स जैसा ही बिहेव कर रहे हैं तो क्या आ रही है, स्टेबिलिटी। अब जब आपके बच्चे होंगे तो उन पर भी किसका इन्फ्लुएंस होगा, आपका। एक चेन क्रिएट हो रही है ना, योर पेरेंट्स पर इन्फ्लुएंस, मतलब आपके पेरेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ा, ऑन यू। अब आपके जो चिल्ड्रन होंगे उन पर इन्फ्लुएंस आपका पड़ेगा, तो सबका बिहेवियर सेम टू सेम। तो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है और अफेक्ट भी करता है कि आप सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाएं। अनदर पॉइंट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अथॉरिटी समझने के लिए पहले हमको समझनी पड़ेगी पावर। पावर क्या होती है? आप लोग आज दिन तक पावर वर्ड यूज़ करते आए हैं कई बार कि ये पावरफुल है, पावरलेस है, पावर चाहिए, पावर नहीं चाहिए। आखिर ये पावर है क्या? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके 1 लाइन में आप मुझे बताएं, 1 वर्ड में बताएं, जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जो आपको ठीक लगता है आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। मैं 15 सेकंड्स तक पॉज कर रही हूँ। लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, आई होप आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन किया ही होगा। नहीं किया है तो अभी भी कर लो, और थोड़ा सी इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें हम हमारी क्लास को। पावर का मतलब है जब कोई आपसे आपकी विल के अगेंस्ट अपना काम करवा ले। इसको यूँ समझें, पर्सन ए, पर्सन बी, ए बी। ए ने आपको कुछ काम कहा, आपका वो काम करने का मन नहीं है। अब आपका वो काम करने का मन नहीं है, फिर भी आपकी मजबूरी है कि आप ए की बात को मान रहे हैं, ए के काम को भी कर रहे हैं। जब ऐसा सब कुछ होता है कि अगेंस्ट योर विल आप दूसरे की बात को मानें और उसका काम करें, तो ये चीज़ कहलाएगी पावर। याद करो डीमोनेटाइजेशन को। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर कौन अपना पैसा
बैंकों में जमा कराना चाहता था? कौन अपनी ब्लैक मनी को रिवील करना चाहता था, बताना चाहता था कि मेरे पास इतनी ब्लैक मनी है? नो वन, कोई नहीं लाइन में लगना चाहता था। लेकिन अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट आर विल, हम सब ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात माननी पड़ी। तो इस कंडीशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? पावरफुल होंगे। स्कूल सुबह 7 बजे आने का मन करता है, जल्दी उठने का? हमारा भी नहीं करता था, आपका भी नहीं करता होगा। तो अगेंस्ट योर विल सुबह जल्दी उठना, रेडी होना, ऑन टाइम स्कूल में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने कहा है, मीन्स स्कूल ने कहा है। तो स्कूल के पास इस कंडीशन में क्या होगी? पावर। ब्रीफली इतना सी आप समझें कि आप नहीं करना चाहते हैं कोई काम, फिर भी सामने वाला आपसे वो काम करवा ही लेता है, तो बंदा कहलाएगा पावरफुल। ठीक है, बैंक में रॉबरी हो गई, जो टेररिस्ट थे या फिर जो भी थे लोग आए थे, उन्होंने बैंक मैनेजर से पैसा मांगा। अब बैंक मैनेजर पैसा देना तो नहीं चाहता है, लेकिन अगेंस्ट हिस और हर विल उसको पैसा देना पड़ा। तो इस कंडीशन में सामने वाले जो टेररिस्ट हैं, जो पर्सन हैं, वो क्या कहलाएंगे? पावरफुल। और आप पावरलेस। तो पावर का मतलब इतना सी है कि दूसरों से काम करवाने की कैपेसिटी, जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना पावरफुल होगा। आप में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, मुझ में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी से अपना काम करवा पाऊँ, तो मैं पावरलेस कहलाऊँगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पावर और अथॉरिटी को डिफरेंशिएट करती हैं। दैट इज़ पावर इल्लीगल भी हो सकती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि टेररिस्ट आए, बैंक मैनेजर को कहा जितना कैश है हमको दे दो। तो टेररिस्ट जो ऑर्डर दे रहा है उस बैंक मैनेजर को, वो ऑर्डर इल्लीगल है। तो पावर जो है वो लीगल भी हो सकती है और इल्लीगल भी हो सकती है। नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि पावर लीगल और इल्लीगल दोनों तरीके की हो सकती है। आज मैं मार्केट जा रही थी, एक पर्सन आया, उसने कहा कि अपनी चेन दे दो, और मैंने डर से अपनी विल के अकॉर्डिंग, मेरी सोने की चेन है, सोना तो महंगा भी हो रहा है, मुझे चेन नहीं देनी थी, लेकिन मरता क्या ना करता, मुझे चेन देनी पड़ी अगेंस्ट माय विल, और वो अपनी खुद की मर्जी के हिसाब से मुझसे चेन उतरवा के चला गया। तो उसने पावर तो यूज़ की, उसके पास पावर तो है, बट द नेचर ऑफ पावर इज़ इल्लीगल। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात जो है, जो पावर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ पावर हर कहीं काम करती है। हर कहीं मतलब हर कहीं। ठीक है। पावर को किसी तरह की ऑर्डर निकालने की, रिटर्न ऑर्डर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और पावर किसी प्लेस से भी बंधी हुई नहीं है। एक टेररिस्ट है, वो इंडिया में आके भी अगर AK-47 दिखा देता है तो उसको कैश मिल जाएगा। वो अमेरिका में भी जाएगा तो AK-47 दिखाएगा तो उसको कैश मिलेगा। ये पावर की सबसे बड़ी नेचर है। इवन दो पावर इज़ इल्लीगल, पावर इल्लीगल है, लेकिन फिर भी ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है। अब अपन आते हैं अथॉरिटी पर। ठीक है। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का एक फार्मूला आप याद रखें, ज़्यादा कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पावर प्लस राइट, पावर प्लस राइट। पावर भी है और उस पावर को यूज़ करने का राइट भी है, तो वो पर्सन वो चीज़ कहलाएगी, वो पोस्ट कहलाएगी अथॉरिटी। हाइपोथेटिकली अगर अपन देखें कि बैंक से रॉबरी का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, तो इसको अगर अपन देखें, वेट अ मिनट, यस, ये बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर ए। अब जब टेररिस्ट ने पैसा मांगा तो भी बैंक मैनेजर ने दे दिया।
ठीक है। लेकिन जब हायर अथॉरिटी किसी तरह का ऑर्डर लेके आती है कि बैंक मैनेजर को ये पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, जिनके पास राइट है, मान लो उनकी सेंट्रल बैंक से कोई ऑर्डर आ गया, सेंट्रल बैंक के कोई ऑफिशियल हैं, उन्होंने ऑर्डर रिलीज़ किया कि बैंक मैनेजर को ये पैसा देना चाहिए, तो बैंक मैनेजर ने उनको भी पैसा दे दिया। तो बैंक मैनेजर ने पैसा तो दोनों को दिया, टेररिस्ट को भी दिया और आगे से ऑर्डर आया था तभी भी दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि टेररिस्ट ने जो पावर यूज़ की, उसको वो पावर यूज़ करने का राइट नहीं था, वो तो इलीगल था, है ना। टेररिस्ट को पावर यूज़ करने का कोई राइट नहीं था और उसने जो भी डिमांड की ना पैसों की, मनी की, वो डिमांड इलीगल थी, उसके पास कोई राइट नहीं है बैंक मैनेजर को पैसा मांगने का। लेकिन जो हायर अथॉरिटी ने, जो ऑफिशियल ने कोई ऑर्डर रिलीज़ किया था, उसके पास पैसा मांगने की राइट था, ठीक है। वो पावरफुल, पावर प्लस राइट दोनों उसके पास थी। ये है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस राइट, या फिर अपन इसको वन लाइन में कहें, राइट टू यूज़ पावर, ये रहती है आपकी अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी की एक शॉर्टकमिंग या फिर डीमेरिट है। डीमेरिट अथॉरिटी की ये है कि ये सब जगह काम नहीं आती। अथॉरिटी एक प्लेस पर ही काम आती है, उसके बाहर वो काम नहीं आती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से अगर अपन यूँ समझें, स्कूल में आए आप लोग, स्कूल में हैंड्स बैग करके चलना है, गर्ल्स जो हैं उनको बिल्कुल डिसेंट वे में आना है, लिपस्टिक, काजल इस तरह की कोई यूज़ नहीं करने, आपकी हेयर स्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल में आ रहे हो तो ऐसा ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल मैम के पास पावर भी है आपको डायरेक्ट करने के, ऑर्डर करने के लिए, प्लस उनके पास हक भी है, राइट है उनके पास कि वो आपको कुछ भी कह सकती हैं रिलेटेड विद द यूनिफॉर्म। और ये राइट किसने दिया उनको? दिस राइट इज़ गिवन बाय यू एंड योर पेरेंट्स। फॉर्म भराते हैं ना, तब आपसे साइन करवाते हैं, पेरेंट्स के साइन होते हैं, तो उसमें यही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप स्कूल में बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा वो डिसाइड करने का राइट किसको दे रहे हैं? प्रिंसिपल मैम को। इस वजह से स्कूल में आप जब भी आएंगे तो आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल मैम, और आपको बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने कहा द नेचर ऑफ अथॉरिटी इज़ लिमिटेड, वो एक इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड है, इस वजह से स्कूल के बाहर जैसे ही आपने कदम रखा वैसे ही आप अपने ड्रेसिंग को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर दो, जैसे भी रखना है आप कर सकते हैं, और वहाँ प्रिंसिपल मैम की पावर यूज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक दायरा होता है, एक एरिया होता है अथॉरिटी को यूज़ करने का। आपको अगर बाहर कहीं पर भी कोई टीचर दिखता है तो आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो कि आउट ऑफ स्कूल भी आप उनको ग्रीट करते रहें। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड। हाँ, आपकी मॉरल ड्यूटी है, लेकिन आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो। लेकिन स्कूल में आप ऑब्लाइज्ड हैं कि आपको टीचर्स को ग्रीट करना चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अब स्टूडेंट्स, अथॉरिटी के भी कुछ एक टाइप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में भी ब्रीफली उसको मेंशन किया गया है, और लेटर ऑन जो आपका 4th चैप्टर है वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, उसमें भी ये सब कुछ मेंशन्ड है, द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी मैक्स वेबर ने बताई हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विच वर propounded बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कौन थे, इनके बारे में, इनका एक लाइफ स्केच क्या है, ये टाइप्स कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। बस मैं आपको 3 टाइप अभी बता रही हूँ, एक्सप्लेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बिफोर दैट यू हैव टू रीड अबाउट दीज ऑल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बाय योर टेक्स्ट बुक्स। कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल एंड फाइनल इज कैरिस्मेटिक। तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
in next video. Till then, keep learning, stay at home, stay safe. घर पे पढ़ते रहो, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करो, हेल्दी फूड लो, जंक फूड को बिल्कुल इग्नोर करो। अभी वो मौका नहीं है, माहौल नहीं है कि आप जाके चौपाटी पे जाके जंक फूड कंज्यूम करें। गार्डनिंग करें, नेचर के साथ एसोसिएट करें अपने आप को। सच में एक दो बार